डियर स्टूडेंट्स, आज सीबीएसई 12th क्लास हिस्ट्री के पार्ट है एक ईंट पनकी और अस्थियां, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे। उसके पार्ट 3 का डिस्कशन करेंगे। आशा है आप लोग पूरा ध्यान और कंसंट्रेशन रखते हुए हमारे साथ इसको डिस्कशन में भाग लेंगे। देखिए, इसके 2 सेशन पहले हो चुके हैं। अब तीसरा जो पार्ट है, इसमें मोहरें, लिपि तथा बाट है। मोहरें, लिपि तथा बाट। तो मोहरें क्यों इतनी ज्यादा मिली हैं वहां पर? उन मोहरों पर जानवरों के चित्र हैं, पेड़ पौधों के चित्र हैं और उन पर कुछ लिपि भी लिखी हुई है। तो इतनी ज्यादा मोहरें हड़प्पा में क्यों मिली हैं? तो ये इसका जो अनुमान पुराविदों ने लगाया है वो ये है कि लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था। जैसे आज हम कोई भी सामान भेजते हैं तो लाख गलाते हैं, उसके ऊपर लगा के फिर अपनी एक मोहर लगा देते हैं, जो हमारी पहचान होती है, जो हमारी कंपनी की, हमारे प्रोडक्शन यूनिट की। तरीके से पुराने समय में भी, यानी हड़प्पा के समय में भी, व्यापारी लोग इन मोहरों का प्रयोग अपनी पहचान के लिए करते थे और जो लंबी दूरी के संपर्क थे उनमें भरोसा बना रहता था कि हाँ, यह सामान उसी कंपनी से आया है। दूसरा, एक रहस्यमय लिपि भी मिली है। हड़प्पा मोहर पर लिखा मालिक का और पदवी को दर्शाने वाला हो सकता है। जो नाम उस पर लिखा हुआ है, जो लिपि मोहर के ऊपर लिखी हुई है, वो हो सकती है उस मालिक का नाम रहा हो, या उस कंपनी का नाम रहा हो, या उसकी कोई डेजिग्नेशन पदवी वगैरह रही हो, तो वो उस पर लिखा गया हो, क्योंकि लिपि तो आज तक पढ़ी नहीं गई है। एक हड़प्पा अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। अब तक जितनी भी अभिलेख हड़प्पा में मिले हैं जिन पे लिपि लिखी हुई है, उसमें सबसे बड़ी अभिलेख यही है जिसमें 26 चिन्ह हैं और ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हड़प्पा लिपि के सबसे बड़े अभिलेख जो हड़प्पा के सभी नगरों में मिला करके मिले हैं, उनमें यह मोहर है जिसमें 26 अक्षर है, जो सबसे बड़ा है। इस लिपि में भावों को चित्रों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता था, इसलिए इसे भाव चित्रात्मक लिपि का नाम दिया गया है। ये जो लिपि सभी मोहरों पर लिखी हुई मिली है, किसी पर छोटे मात्रा में, किसी पर बड़ी मात्रा में, तो ये जो लिपि है इसमें ऐसा लगता है कि जो अक्षर हैं वर्णमाला के, वो भावों को प्रदर्शित करते थे और उनको चित्र रूप दिया जाता था और उसे लिखा जाता था। इसलिए इस लिपि का पुराविदों ने नाम रखा है भाव चित्रात्मक लिपि। इसमें लगभग 375 से 400 चिन्ह हैं। 375 से 400 चिन्ह हैं। अब देखिए, कोई भी वर्णमाला इतनी बड़ी हो सकती है, इसका कैसे अनुमान लगाया जाए? जैसे अब देखिए, इंग्लिश है उसमें 26 अक्षर होते हैं, हिंदी है उसमें 48 अक्षर होते हैं, लेकिन इन लोगों की जो लिपि है उसमें जितने अक्षर मिले हैं वो 375 से 400 के लगभग हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब ये किसी जगह पर लिखी जाती थी तो बाईं तरफ स्थान नहीं छोड़ा जाता था, दाहिनी तरफ स्थान छोड़ा जाता था, इसलिए लगता है कि इससे लिखा जाता था। तो यह भी एक, जैसे उर्दू लिखी जाती है उसी तरीके से इसको दाहिनी तरफ से प्रारंभ किया जाता था और बाईं तरफ लिखा जाता था। लिखावट, मोहरें, तांबे के औजार। लिखावट जो है किन किन चीजों के ऊपर मिली है? मोहरों के ऊपर मिली है, तांबे के औजारों पर मिली है, मर्तवानों के आवट पर मिली है, तांबे तथा मिट्टी की लघु पत्रिकाएं हैं उन पे भी लिखा हुआ मिला है, आभूषणों पर भी लिखा हुआ मिला है, और जो अस्थि की छड़े हैं, यानी हड्डियों की जो छड़े हैं, उन पे भी लिखा हुआ मिला है, और सूचना पट भी मिले हैं जिन पे लिखा हुआ मिला है। तो ये लिपि जो है इतने स्थानों पर लिखी हुई मिली है। साक्षरता व्यापक थी, लेकिन लिखने पढ़ने वाले कम ही होंगे क्योंकि अक्षरों की संख्या बहुत अधिक है। साक्षरता व्यापक थी, ये एक इस तरह से पता चलता है कि देखिए, जितनी भी मोहरें हैं सब पे कुछ न कुछ लिखा जा रहा है
और जितने भी ये अभी सामान मैंने आपको बताए कि तांबे के औजार, मोहरें, बर्तवान, तांबे की मिट्टी की लघु पत्रिकाएं, तांबे की पत्रिकाएं, आभूषण, अस्थि, सब पर कोई न कोई अक्षर जो है लिखा रहता था, खुदा रहता था। तो इसका मतलब सीधा सा है कि लिख जो साक्षरता थी वो तो व्यापक थी, लेकिन लिखने पढ़ने वाले लोग कम ही रहे होंगे, क्योंकि 375 से लेके 400 अक्षर तक याद करना, लिखना, उसे लोकप्रिय बनाना बड़ा मुश्किल रहा होगा। विनिमय बाटों की सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली से नियंत्रित था। विनिमय, व्यापार में वस्तुओं की अदला बदली को विनिमय कहते हैं। एक वस्तु ले जाना, दूसरी वस्तु लाना, उसे विनिमय कहते हैं। व्यापार में सदैव अदला बदली होती है। जो प्रोडक्शन हमारे होते हैं उनको हम बेचते हैं, और जहां हमें जरूरत होती है कच्चा माल या तैयार माल, उसे हम खरीदते हैं। तो व्यापार का मतलब ही विनिमय है, वस्तुओं का आपस में अदलना बदलना। लेकिन बाटों से सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली से नियंत्रित था। यदि बाट है तो तुल करके माल जा रहा है, तुल करके माल आ रहा है, तो उसमें किसी को कोई शंका वाली बात नहीं रहती थी। तो बाटों का सबसे बड़ा फायदा तो यही था कि ये एक परिशुद्ध प्रणाली थी। बाट घनाकार और चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट कैसे थे? घनाकार थे, और चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के चित्र मैंने आपको दिखाए हैं, पहले सेशन में मैंने आपको दिखाए थे। अगला देखिए, बाटों का निचला मानक द्वय आधारी है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से था निचला मानक। यानी छोटी जो तौलें होती थी, जो छोटी तौलें होती थी वो इस आधार पर होती थी। और ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली पर आधारित थे, जैसे 10, 1000, 10, 100, 1000 उस तरह से था। तो निचला मानक यानी जो छोटी तौलें थी वो द्वयाधारी थी, और जो बड़ी तौलें थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो ये जो है यहाँ बाटों का सिस्टम मिला है तौल का। छोटे बाट आभूषण और मन के तौलने के लिए प्रयोग होते थे। धातु से बने तराजू के पल्ले मिले हैं। 3 छेद वाले धातु से बने हुए तराजू के पल्ले मिले हैं। तो जो भी आभूषण वगैरह या छोटी जो चीजें होती थी उनको तौलने के लिए द्वय आधारी सिद्धांत अपनाया जाता था और इनका प्रयोग होता था। देखिए, अब ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि यहाँ पे जो सत्ता थी वो क्या जटिल फैसले ले सकती थी, या सत्ता ऐसी थी जो जटिल फैसले लेती थी? तो बताइए कि अब किस तरह से हम ये मान सकते हैं कि यहाँ की जो सत्ता थी, जो सरकार यहाँ पे थी, वो जटिल फैसले लेती थी। उसके क्या प्रमाण हैं? तो उसके प्रमाण देखिए आप, कि हड़प्पाई पुरावस्तुएं मर्दमान, मुहर, बाट, ईंटों में विशाल क्षेत्र में एक रूपता है। आप जानते हैं कि कश्मीर के मांडा से लेकर के और नर्मदा नदी के देमाबाद तक, और मेरठ के आलमगीरपुर से लेकर के ईरान के बॉर्डर पर सुतकांगन डोर तक इस सभ्यता का विस्तार था, जो लगभग 12,97,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था। तो इतने व्यापक क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन, मोहरें, बाट और ईंटें एक जैसे अनुपात की थी। ईंटों में वही अनुपात था, चाहे आप कश्मीर में देख लो, चाहे गुजरात में देख लो, वही अनुपात था 1, 2, 4 का। एक बात, अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर बसाई गई थी। जैसे आप देखते हैं कालीबंगन है, वहां पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चन्नू दड़ो है, वहां शिल्पकारों की बस्ती है। उसी तरीके से नागेश्वर और बालाकोट जो है वो समुद्र तटीय बस्तियां थी। उनका काम यही था कि वो जो है समुद्र से शंख इत्यादि निकालें, पकड़ें और उनको बाजार में भेजें। तो इस तरह से बस्तियां बसाई जाती थी किसी प्रयोजन के आधार पर। तो यह बगैर किसी सत्ता के संभव नहीं था। सत्ता, जटिल सत्ता ही इस विषय में निर्णय ले सकती है, और ये बसावटें हुई। ईंटें बनाने, विशाल दीवारें और चबूतरों का निर्माण आदि के लिए श्रम का संगठित करना। अब जैसे मोहनजोदड़ो का जब उत्खनन हुआ तो उसमें ऊपरी
यानी ऊपर की ऊपरी जो दुर्ग मिला है, उस दुर्ग में सभी इमारतें ऊंचे-ऊंचे चबूतरों पर बनाई गई हैं, बड़ी-बड़ी विशाल दीवारों से बनाई गई हैं। तो ये ऊंचे चबूतरों पर दीवार मिली है, तो चबूतरों को पहले मिट्टी डाल के बनाया गया होगा, फिर उसके बाद उस पर इमारतें बनाई गई होंगी। तो चबूतरों पर मिट्टी डालने के लिए, बड़ी-बड़ी दीवारें बनाने के लिए इनको मजदूरों की आवश्यकता पड़ी होगी, और बहुत बड़े स्तर पर मजदूरों की आवश्यकता पड़ी होगी, क्योंकि पुराविद ऐसा मानते हैं कि मोहनजोदड़ो के नगर में जो सार्वजनिक इमारतें हैं, उनमें जो चबूतरे बनाए गए हैं, उसमें लगभग 40 लाख श्रम दिवस लगे होंगे। तो इतने ज़्यादा श्रम को ऑर्गेनाइज करना, उनको काम पे लगाना, उन्हें इनवाइट करना, ये एक जटिल सत्ता का ही काम हो सकता था। कोई व्यक्ति विशेष इस काम को नहीं करवा सकता था। सत्ता के केंद्र के विषय में पुरातात्विक विवरण कोई उत्तर नहीं देता। मोहनजोदड़ो से मिली पुरोहित राजा की मूर्ति को शासक के रूप में अनुमानित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा मेसोपोटामिया में होता था। अब सत्ता के केंद्र में कौन था? क्या राजा होता था या पुरोहित राजा होता था, जिसकी मूर्ति मिली है, जिसकी दाढ़ी है, जिसके ऊपर उसने साल ओढ़ रखी है? तो ऐसी जो मिट्टी की मूर्ति मिली है, क्या वो पुरोहित राजा की मूर्ति है? क्योंकि पुरोहित राजा ही मेसोपोटामिया में उस काल में होता था। तो ऐसा अनुमान पुराविद लगाते हैं कि सत्ता का जो केंद्र होता होगा, वो पुरोहित राजा होता था या राजा होता था। इस विषय में अभी शंकाएं विद्यमान हैं। हड़प्पा की अनुष्ठानिक प्रथाएं भी ठीक तरह से समझी नहीं जा सकी हैं कि कौन लोग इनका निष्पादन करते थे। अब जैसे आप देखिए, दुर्ग में, मोहनजोदड़ो के दुर्ग में आपको एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसमें किसी विशेष अवसर पर नहाने की व्यवस्था होगी। लेकिन वो नहाने की व्यवस्था करवाने वाला कौन था? यह एक विशेष अनुष्ठान था या अनुष्ठानिक स्नान होता था। तो इस अनुष्ठानिक स्नान को संपादित करने वाली शक्ति कौन थी? तो निश्चित रूप से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो सरकार थी, जो भी लोग शासन में थे, उनके जो निर्णय होते थे वो सर्वमान्य होते थे। उसे चाहे तो दंड व्यवस्था सख्त रही हो, लेकिन इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो यहाँ जो नियम कानून बनते थे, उनका सख्ती से पालन होता था। कुछ पुराविद तो हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान है। कुछ पुराविद ऐसा मानते हैं कि यहाँ शासक नहीं थे, बल्कि यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था थी। सभी लोग समान रूप से जिम्मेदार थे। एक सभा होती थी, उस सभा में बैठ करके लोग निर्णय लेते थे और सभी लोग फिर उसका पालन करते थे। तो इस तरह की भी व्यवस्था थी, हो सकती थी, इस तरह का माना जाता है। लेकिन तर्क यह है कि यह एक ही राज्य था, क्योंकि पुरावस्तुओं में समानता। अब देखिए, मांडा से लेकर के देवाबाद तक, आलमगीरपुर से लेकर के सुतकांगन रोड तक, पुरावस्तुएं जितनी भी मिली है, पुरानी वस्तुएं जितनी मिली है, उनमें समानता है। नियोजित बस्तियां जितनी मिली हैं, जितनी भी बस्तियां मिली हैं, वो सभी नियोजित हैं, योजना बना करके बसाई गई हैं। और ईंटों का आकार और अनुपात सबका एक जैसा है इतने बड़े विशाल क्षेत्र में। तो बस्तियों का कच्चे माल के स्रोतों के सभी, अब कुछ बस्तियां जैसे मैंने बताया नागेश्वर और बालाकोट को समुद्र तट पर बसाया गया, संस्थापित होना आदि जटिल निर्णय से ही कार्यान्वित किए जा सकते थे। कौन आदमी वहां जाकर के बसता, इसलिए उनको कानून के हिसाब से उन लोगों को वहां बसाया गया और उनको ये दायित्व दिया गया कि भाई आप समुद्री उत्पाद यानी शंख इत्यादि एकत्रित करके भेजो। अब देखिए, एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में अलेक्जेंडर कनिंघम का क्या भ्रम बना रहा और वो इस सभ्यता के महत्व को समझने में कैसे चूक गए। देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम 1875 ईस्वी के आसपास भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। वो सेना के जनरल थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट था पुरानी वस्तुओं की खोज में। तो उनको जब हड़प्पा में, जब रेलवे लाइन में हड़प्पा के
जो पुरावस्तुएं थी उन्हें खोद खोद करके डाला जा रहा था रेलवे लाइन की पटरी पर, तो वहां कुछ मोहरें मिली। उन मोहरों को जब उनके पास भेजा गया तो वो उनका महत्व समझने में चूक गए। कैसे? देखिए, यह एएसआई के पहले महानिदेशक थे। इन्होंने हड़प्पा में बहुत सी क्षेत्रों की खुदाई की, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने में चूक गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को गलत समय ढांचे के अनुसार देखा। वो ये मानते थे कि भारत में जो नगरीकरण है वो 600 ईसा पूर्व से ही प्रारंभ हुआ है, उससे पहले भारत में नगर नहीं थे। तो ऐसा एक तो उनका पूर्वाग्रह था, मानना था, वो पहले से ही ये बात मानते थे। इसलिए उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को गलत समय ढांचे में फिक्स किया। वो ये देखने लगे कि ये नगर जो है निश्चित रूप से 600 ईसा पूर्व के आसपास का ही रहा होगा। तो उन्होंने माना कि भारत में नगरीकरण का प्रारंभ गंगा घाटी के शहरों से शुरू हुआ है। उनकी ये मान्यता थी, उनके अपने विचार थे। उसके आधार पर वो यही मानते थे कि गंगा घाटी में जो महाजनपद बसे थे, इन महाजनपदों में जो नगर थे वही भारत का पहला नगरीकरण था, जबकि वो भारत का दूसरा नगरीकरण था। पहला नगरीकरण तो हजारों वर्ष पहले दब चुका था, खत्म हो चुका था। हड़प्पा के नगरों का विवरण जानने के लिए चीनी यात्री फाइयान और हुएनसांग के विवरण का अध्ययन किया, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन से हजारों वर्ष बाद आए। अब देखिए, जैसे आपको हमने बताया कि हड़प्पा की परिपक्व अवस्था 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक थी, परिपक्व अवस्था, और उसकी प्रारंभ की अवस्था 3300 से लेकर के 2600 तक थी, और उसकी जो परवर्ती अवस्था थी वो 1900 से लेकर के 1700 ईस्वी तक थी। तो 1700 ईस्वी आते आते तो हड़प्पा का कुछ भी नहीं बचा। यानी 1700 ईस्वी का मतलब होता है आज से लगभग 3700 वर्ष पहले, 3700 वर्ष पहले तो हड़प्पा का कुछ नहीं बचा था। लेकिन वो क्या देख रहे थे? वो चीनी यात्री फाइयान जो 5वीं सदी में आए, अर्थात आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आए, और हुएनसांग जो 7वीं सदी में आए, अर्थात आज से लगभग 1300 वर्ष पहले आए। तो अब आप बताइए कि 3700 वर्ष पुराना विवरण जो है, तो पुराने जो साक्ष्य है, 3700 वर्ष पुराने जो साक्ष्य हैं, वो साक्ष्य 1500 और 1700 वर्ष पुराने रिकॉर्ड में कैसे मिल सकते थे? तो उन्होंने इसको कोई महत्व नहीं दिया। वैसे भी कनिंघम की रुचि ज्यादातर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4थी सदी ईसवी या उसके बाद के इतिहास में ही थी। ठीक है, वो 6वीं सदी 600 ईसा पूर्व के आसपास का जो इतिहास था वहां से लेकर के, और जो है 4थी सदी के इतिहास तक ही उनकी रुचि थी। इसलिए हड़प्पा की मोहरें मिलने के बाद भी वो उसके महत्व को नहीं समझ पाए, और हड़प्पा के नगर के अवशेष जो है रेलवे लाइन की पटरी पर बिछा दिए गए, जिससे एक बहुत बड़ी सभ्यता की बहुत बड़ी जानकारी जो है उसमें सभी लोग चूक गए। अब देखिए, प्रश्न आता है कि हड़प्पा खोजी इतिहासकारों को अतीत को जोड़कर पूरा करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो देखिए, खोजों का वर्गीकरण पुरावस्तुओं के भौतिक साक्ष्य के आधार पर, जैसे जैसे वह औजार है, आभूषण या अनुष्ठानिक प्रयोग की वस्तु है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। जो भी पुरानी वस्तुएं मिलती हैं पुराविदों को उत्खनन के दौरान, खुदाई के दौरान, जो भी पुरानी वस्तुएं मिलती हैं उनको वो उन वस्तुओं के आधार पर उनका अलग अलग वर्गीकरण करते हैं कि यह वस्तु जो है कोई औजार है या आभूषण है या कोई पूजा पाठ की वस्तु है। इस तरह से तो उन वस्तुओं का पहले वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद में वर्तमान संदर्भ से उपयोगिता के, फिर वो पुराविद ये देखते हैं कि आज के समय में ऐसी वस्तुओं का क्या उपयोग हो रहा है। तो ऐसा मान के वो चलते हैं कि पुराने समय में भी, यानी सिंधु सभ्यता के समय में भी लोग इसी तरीके से इनका उपयोग करते होंगे। तो ये वस्तु जो है आज के संदर्भ के हिसाब से भी देखी जाती है। तीसरा, प्राप्त होने वाले स्थान के आधार पर ये वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई है।
सवाधान से प्राप्त हुई है, या पूजा स्थल से प्राप्त हुई है, या चौराहे से प्राप्त हुई है, या पेड़ों के नीचे मिली है, या किसी घर के अंदर, किसी आवास के अंदर मिली है, तो कहाँ से ये वस्तु मिली है, उस आधार पर उस वस्तु के उपयोग को निर्धारित किया जाता था और उसके बाद में फिर वर्गीकरण किया जाता था और अतीत को जाना जाता था। अप्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर उस वस्तु के और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, उस वस्तु का को किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता था, यह भी इतिहासकार व्याख्या करते हैं और जो भी अप्रत्यक्ष साक्ष्य होते हैं उनके आधार पर भी ये व्याख्या करते हैं। संदर्भ की रूपरेखा का विकास करने के आधार पर फिर वो उसको उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं और उसका विकास करते हैं। जो भी वस्तु मिलती है उसका संदर्भ निर्धारित करते हैं, फिर उसके आधार पर रूपरेखा बना करके लिखते हैं। तो इतिहासकारों को जहाँ लिपि वगैरह नहीं पढ़ी गई है, तो ऐसी जगहों पर जो पुरावस्तुएं मिलती हैं उन्हीं के आधार पर इतिहास लिखा गया है। तो ऐसे इतिहास को लिखने में और पुराने अतीत को जोड़कर पूरा करने में जो आने वाली समस्याएं हैं, तो उन उन समस्याओं को समझने में जो दिक्कतें आती हैं वो ये हैं। देखिए, अतीत की व्याख्या की समस्याएं और भी हैं, जैसे धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास में कि यहाँ पर कौन कौन सी धार्मिक प्रथाएं थीं। अब कोई पुस्तक है, कोई लेखनी है, कोई लिपि है, वो पढ़ ली गई होती तो उसमें तो पूरा प्रमाण लिखा हुआ होता है कि भाई ऐसे ऐसे इनके विचार थे, ऐसे ऐसे ये लोग धार्मिक अपनी क्रियाएं करते थे, लेकिन वहाँ कुछ पढ़ा नहीं गया। तो इसलिए धार्मिक प्रथाओं, क्या क्या वहाँ की धार्मिक प्रथाएं थी, इनका पुनर्निर्माण करने के प्रयास में जो है पुराविदों को बहुत समस्याएं आती हैं। दूसरा है धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करना। अब वहाँ किस तरह की आस्थाएं थी, किस तरह की धार्मिक प्रथाएं थी, इसको इतिहासकार जो है अपने अनुमान के आधार पर व्याख्या कर रहे हैं। तो उसके आधार पर उनके सामने ये समस्या आती है कि भाई किस तरीके से ये कहा जाए ऑथेंटिक रूप से कि भाई वो इस तरह का नियम पालन करते थे, इस तरह की उनकी आस्थाएं थी। अगला, मातृ देवी पुरोहित राजा। अब बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। एक मूर्ति इस तरह की मिली है, एक मोहर है इस तरह की मिली है जिस पर एक महिला का चित्र बना हुआ है और उसके जननांगों से एक पौधा निकल रहा है, तो माना जाता है शायद वो जनन की देवी रही हो। और पुरोहित राजा की मूर्ति, जैसा मैंने बताया, मिट्टी की एक मूर्ति मिली है जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, दाढ़ी वाला एक पुरुष है, उसने शॉल ओढ़ रखी है, तो और उसके माथे पर एक पटका बंधा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ का राजा रहा होगा। तो ये मातृ देवी और पुरोहित राजा ये सब अनुमान के आधार पर ही माने गए हैं। वो वास्तव में ऐसे थे या नहीं थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदियां मिली हैं। लोथल और कालीबंगा, लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। तो लोथल और कालीबंगा, इन दोनों स्थलों से वेदियां मिली हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद वो अग्नि पूजा भी करते थे। अब अग्नि पूजा करते थे तो यज्ञ करते थे, तो यज्ञ की परंपरा उनके यहाँ पर थी, तो उससे ऐसा अनुमान लगाया गया। अब दूसरी बात है कि संपाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में बहुत सारी संपाकार जो मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं जो शंकु के आकार की हैं। उनकी ऊंचाई लगभग 2 से लेकर के 3 इंच तक उनकी ऊंचाई है और 1-1.5 इंच तक उसका जो निचला आधार है वो मोटा है और ऊपर तक फिर वो पतला होता गया है। तो इस तरह की वस्तुएं बहुत मिली हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये जो है गोटियां हैं, खेलने के लिए प्रयोग की जाती होंगी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो जो है शिवलिंगी थे। तो इस तरह की मान्यताएं अभी भी चल रही हैं। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं, जैसे विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार के बारे में ये जो है अभी
शंका बनी हुई है कि इसका प्रयोग क्यों होता था, किस अवसर के लिए, किसी विशेष अवसर पर नहाने के लिए इसका प्रयोग होता था या रोजाना उसका प्रयोग होता था। तो रोजाना प्रयोग में जब सबके घरों में बाथरूम मिले तो सब लोग अपने घरों में नहाते, इकट्ठा होकर के एक जगह नहाने की क्या बात थी। तो वहां कोई न कोई अनुष्ठान, अनुष्ठानिक स्नान उस जगह पर होता था। ठीक है, तो ये जो है अभी शंका का विषय बना हुआ है। अब देखिए, हर मोहर पे लिखा है, हर बर्तन पे लिखा है, हर आभूषण पे लिखा है, ठीक है, और बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जिन पे भी लिखा है, मिट्टी के पत्थरों पे भी लिखा है, तांबे के पत्थरों पे भी लिखा हुआ है। तो ये सब जगह पे लिखा हुआ है, तो इससे लगता है कि साक्षरता व्यापक थी। लेकिन जब हम वर्णमाला के अक्षरों को देखते हैं तो 375 से लेकर के 400 तक है, जो हर किसी के बस की बात नहीं थी उन्हें इतना पढ़ना। तो साक्षरता के बारे में एक शंका हमेशा बनी रहती है कि वहाँ साक्षरता दर बहुत अधिक थी या बहुत कम थी। कब्रिस्तान में सामाजिक भिन्नताएं, जो कब्रिस्तान है उसमें कब्रिस्तान की बनावट और मृतक के साथ दफनाई गई वस्तुओं के आधार पर, यानी दो ही आधार हैं वहां पर। एक तो कब्रिस्तान की बनावट, जो कब्र है उसकी, उसको कैसे बनाया गया है, और दूसरा मृतक के साथ क्या क्या वस्तुएं दफनाई गई हैं। तो इनके आधार पर ही हम ये पता लगाते हैं कि समाज में भिन्नताएं थीं। क्योंकि जो धनी लोग थे उनकी कब्र अलग तरीके की होती थी, उनके साथ जो वस्तुएं दफनाई जाती थी उनका स्तर अलग होता था, और जो निर्धन लोग थे उनका स्तर अलग होता था। अब स्त्री पुरुष के आपस में क्या संबंध थे, इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिला है, किसी भी तरह का इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि स्त्री और पुरुष के जो आपसी संबंध थे वो किस तरह के थे। इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो अतीत की जो व्याख्या पुराविद करते हैं, जो इतिहास हम लोगों के सामने आता है, उसमें ये समस्याएं बनी रहती हैं। अगला, महिला के कार्य, पुरुष के कार्य और शिल्प कर्मियों के कार्य। महिलाओं के क्या कार्य थे, पुरुष क्या क्या कार्य करते थे, उनकी क्या ड्यूटी थी, और शिल्प कर्मियों के क्या क्या कार्य थे, ये सभी चीजें शंका का विषय बनी हुई हैं। तो अतीत की व्याख्या करने में, अतीत का पुनर्निर्माण करने में जो पुराविद होते हैं उनको ये समस्याएं आती हैं। जैसे महिलाओं के कार्य, पुरुषों के कार्य, शिल्प कर्मियों के कार्य, इनको भी निर्धारित करना इतिहासविदों के लिए बड़ा मुश्किल कार्य है। अब देखिए, हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन किस आधार पर किया जाता है। सामाजिक और आर्थिक, यानी समाज में ऊंच और नीच था, और आर्थिक आधार पर भी ऊंच और नीच था। इसका अवलोकन इतिहासकारों ने किस आधार पर किया है, ये पूछा जाता है, ये प्रश्न है। पीछे ज्यादातर प्रश्न ही देता हूं मैं, प्रश्नों को ही डिस्कस करता हूं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो आप इसको देखिए। एक तो आभूषणों के आधार पर, आभूषणों की बनावट भिन्न होती है। धनी लोगों के आभूषण अलग होते हैं, निर्धन लोगों के आभूषण अलग होते हैं। धनी लोगों के आभूषणों कीमती धातुओं के, कीमती पत्थरों के होते हैं, जबकि निर्धन लोगों के आभूषण जो है सस्ती धातुओं के, मिट्टी के या सेल खड़ी वगैरह के होते हैं। आवासों की रचना के आधार पर, अब आवास भी दो तरह के हैं। गरीबों की जो बस्तियां हैं, जैसे अभी भी आज देख लीजिए, एक तरफ कोठियां हैं और एक तरफ झुग्गियां हैं। तो इसी तरीके का सिस्टम उस समय पर भी था। जो हड़प्पा में जो विशाल अन्नागार मिले हैं उसके पास चक्कियां भी मिली हैं, और चक्कियों के पास में कुछ झुग्गियों जैसी बनावट भी मिली है। तो इसके आधार पर कहा जाता है कि वो जो मजदूर वर्ग के लोग थे, वो चक्कियां, जो लोग अनाज लेकर के जाते थे भंडारागार से, वो उनसे पिसवाते थे, और वो मजदूर वहीं पर रहते थे नदी के किनारे पर ही। प्रयोग में ले जाने वाले बर्तन और मृदभांड के आधार पर, अब जो बर्तन प्रयोग करते हैं वो भी अलग अलग तरीके होते हैं। धनी लोगों के अलग होते हैं, निर्धन लोगों के अलग होते हैं। उससे भी पता चलता है कि समाज में भिन्नताएं हैं। और दूसरी और प्रयोग की जाने वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके आधार पर ये होता है। दुर्गीकरण के आधार पर, दुर्गीकरण के आधार पर, यानी जो धनी बस्तियां हैं उनकी किलेबंदी की जाती है, उन्हें डर रहता है कि कहीं उन्हें कोई लूट न ले। लेकिन जो निर्धन लोग हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है,
उनका किसी को डर नहीं, ना उन्हें अपना डर है, ना उनका और किसी को डर होता है। तो धनी लोगों के लिए दुर्गीकरण किया जाता था जिससे वो सुरक्षित रहें। समाधान के आधार पर, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि समाधान में दो चीजें होती हैं, एक तो समाधान की बनावट और दूसरी उसके साथ क्या वस्तुएं दफनाई गई हैं। तो इस आधार पर सामाजिक और आर्थिक जो है भिन्नताओं का पता चलता है। अगला देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मुख्य देन क्या है, यानी उसका क्या कंट्रीब्यूशन है आज के हमारे समाज के लिए। तो देखिए आप, विभिन्न प्रकार की कलाएं जैसे मूर्ति कला, मोहर निर्माण कला, चित्रकला, धातु की मूर्तियां, घरेलू वस्तुएं, खिलौने, बच्चे और बड़ों के मनोरंजन के साधन, औषधियां आदि, ये हड़प्पा सभ्यता में थी। और बहुत से खिलौने तो ऐसे हैं जो आज भी चल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा वो दाढ़ी वाला बाबा जिसका, जो अपनी गर्दन हिलाता रहता है, ठीक, बड़ा पेट है जिसका, अब वो आपने खिलौना बहुत देखा होगा। वो खिलौना सिंधु घाटी सभ्यता में भी था और वो आज भी चल रहा है। वो एक छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसमें एक तार पर एक बंदर को चढ़ा दिया जाता है, फिर वो जंप लगाते लगाते नीचे उतरता है। ये खिलौना भी सिंधु घाटी सभ्यता में था। एक मिट्टी की चिड़िया जिसके सिर पे छेद कर दिया जाता है और उसको सीटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये खिलौना भी सिंधु घाटी सभ्यता में था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की आज तक हम लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। धार्मिक जीवन है, इसमें मातृ देवी की पूजा, शिव की पशुपति के रूप में पूजा, लिंग और योनि की पूजा, वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा, पशु पूजा, ये सभी पूजाएं आज भी हमारे समाज में होती हैं। मातृ देवी का आपको पता ही है, माता के दो दो साल में दो दो बार नवरात्रे आते हैं, उनमें उसकी पूजा होती है। शिव की पशुपति की प्रतिमा नेपाल में है ही, वहाँ लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। लिंग और योनि की पूजा हर मंदिर में होती है। वृक्ष पूजा भी होती है, पीपल की पूजा होती है, बट उसकी बट वृक्ष की पूजा होती है। और ये जो शिव जी को चढ़ाने वाला जो वो पौधा होता है उसकी भी पूजा होती है। और अग्नि पूजा आप देखते ही हो, हर जगह पे अंगारे पर कुछ न कुछ चढ़ा करके और लोग जो है पूजा करते हैं। और उसके बाद में पशु पूजा भी होती है हमारे यहाँ पर भी। गाय को लोग खाना खिलाते हैं पहले, खाना खाने से पहले। तो ये प्रथा जो है उस समय पर भी थी और आज भी ये प्रथा हमारे समाज में चल रही है। दूसरा, योजनागत नगरीय व्यवस्था। जो नगर हैं यदि वो योजना बना करके नहीं बसाए जाएंगे तो जीवन बड़ा विकट हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये योजनागत नगरीकरण जो है ये सिंधु घाटी में भी था और आज भी हमारी सरकारें इसको फॉलो करती हैं। माप तोल की जानकारी, घनाकार बाट और हाथी दांत का पैमाना। माप तोल की जानकारी, उनकी अपनी एक अलग सिस्टम था माप तोल का, ठीक है, लेकिन वो उसको फॉलो करते थे। बाट भी मिले हैं, तराजू भी मिली है, उनके स्टैंडर्ड भी मिले हैं। नीचे वाली तौल जो है द्वयाधारी होती थी और ऊपर वाली जो तौल होती थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इस तरह का था। एक मोहनजोदड़ो से हाथी दांत का पैमाना भी मिला है जिस पर निशान बने हुए निश्चित बराबर दूरी पर। तो माप और तौल दोनों की जानकारी इन लोगों के पास थी और वो आज भी हम 3 तरह के सिस्टम प्रयोग करते हैं पूरी दुनिया में, MKS, FPS और CGS। तो इस तरह के जो 3 सिस्टम है वो सिस्टम आज भी हमारे समाज में है। तो माप तौल की जो देन है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता की बड़ी यूनिक है। द्विस्तरीय बसावट, ऊपरी नगर और निचला नगर। अब देखिए, सरकारी विभाग आज भी, सरकारी बिल्डिंग आज भी एक ऐसी जगह बनाई जाती है जो केंद्रित हो, जो अलग हो, ठीक है, जहाँ ज़्यादा झंझट नहीं रहे, लोग जाएं, लोगों की भीड़ जाए तो वहाँ आराम से अपने काम करवा सके। और जो बसावट की जगह होती हैं वो अलग होती हैं। तो इस तरह का सिस्टम सिंधु घाटी सभ्यता में था और वही हम लोगों ने आज भी फॉलो किया है। सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो नियम बना दिया वो पूरे क्षेत्र में लागू हो रहा है। बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र था और सभी क्षेत्र में एक जैसी शैली का मिलना एक बहुत ही अनोखी बात है। तो ये सब एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था और नियम कानूनों के आधार पर ही संभव था। अगला,
नगरों की सफाई व्यवस्था की अवधारणा के कारण अनोखी जल निकास प्रणाली। देखिए, हर नगर को योजनागत तरीके से बसाया गया है, ग्रिड पैटर्न पर हर नगर बसा हुआ है। हर सड़क जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है। और फिर उसके साथ साथ नालियां हैं, नालियों को भी ढक कर के रखा जाता है। मैन होल बने हुए हैं, हर घर के बाहर एक मैन होल होता है। घरों की जो बसा उसकी एक दीवार जो है जरूर गली से मिलती है, और उसमें ही बाथरूम होता है, और वहां से निकला हुआ पानी नीचे मैन होल में आता है, और मैन होल से फिर वो नली गली की नाली में बह जाता है और मुख्य नाली में चला जाता है। तो जगह जगह पर मैन होल बने हुए मिले हैं, और नालियां अस्थायी रूप से ढकी हुई मिली हैं, जो इस बात को बताती है कि ये सैनिटेशन और हाइजीन्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, तो वैसा ही आज के समय में भी हमारी सरकारें करती हैं। अपनी स्वयं की लिपि का ज्ञान और प्रयोग था, बड़े स्तर पर उन्होंने अपनी लिपि विकसित की थी। भले ही हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन उनकी तो अपनी लिपि थी, वो उन्होंने विकसित की थी, और बड़े स्तर पर उसका उपयोग भी हुआ था। जैसा मैंने बताया, हर चीज पे लिखा हुआ मिला है, तो बड़े स्तर पर उसका उपयोग भी हुआ है। तो वो आज भी हमारे यहाँ समाज में होता है। सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था थी, कि सभी नियम कानून जो है वो उसी तरीके से लागू होते थे, और कोई भी उनका उल्लंघन नहीं करता था। अब जैसे देखिए, एक उदाहरण है कि किसी का भी दरवाजा मेन सड़क की ओर नहीं होगा, किसी भी घर का दरवाजा मेन सड़क की ओर नहीं होगा, सभी घरों के दरवाजे गलियों में खुलेंगे। तो देखिए, पूरा जहां पर भी बसावटें मिली हैं, उन सभी बसावटों में एक जैसा नियम है। सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए ये दो पुराविद और हैं, जैसे एक अर्नेस्ट मैके हैं, दूसरा आर.एम. व्हीलर है। अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो की एक गली, जिसमें जिसमें कई डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिनके सिर पर और कंधे पर किसी काटने वाली वस्तु के निशान थे। तो अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि यहाँ पर कोई आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण में यहाँ के लोग काट डाले गए, या जो बचे वो यहाँ से भाग गए, इसलिए इस सभ्यता का पतन हुआ। तो अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो की डेड मैन गली का जिक्र किया है। ठीक है, और ये उसको बड़े मजबूती के साथ प्रस्तुत करते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण बाहरी लोगों का आक्रमण था। आर.एम. व्हीलर ने मोहनजोदड़ो की बाद में खुदाई करवाई, और वहां बसावटों को फिर दोबारा तरीके से देखा, और नगरीय योजनागत नगरीय व्यवस्था के प्रमाण को और ज्यादा मजबूत किया। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के संभावित पतन के कारण क्या हो सकते हैं, हम संभावित ही कहेंगे। तो इसके पतन के कारण क्या हो सकते हैं, यानी ये सभ्यता जो 3353 वर्ष से शुरू हुई, 5300 वर्ष पहले से शुरू हुई, और 2600 यानी 4600 वर्ष से लेकर के और 39 वर्ष तक, 4600 वर्ष पहले से लेकर के 3900 वर्ष पहले तक इसकी मैच्योर अवस्था थी, जहां पे आपको हर चीज मिल रही है जो एक परिपक्व अवस्था में देखने को मिलती है। तो ये सभ्यता नष्ट कैसे हो गई, इस सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे, तो वो देखिए, इस पर विचार करते हैं। ऐसे साक्ष्य मिले जिनके अनुसार 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था, और गुजरात, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। यानी 1800 ईसा पूर्व, यानी 3800 वर्ष पहले चोलिस्तान, चोलिस्तान पाकिस्तान का वह क्षेत्र है जो भारतीय मरुस्थल से लगा हुआ है। तो उस क्षेत्र में जो बस्तियां थी उनको त्याग दिया गया था, और वहां से जो बसावट किधर बढ़ रही थी, गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बसावट जो है बढ़ती चली जा रही थी। तो ये बताती है कि वहां पर जो मरुस्थल हो गया था, तो उस मरुस्थल की वजह से भी लोग वहां से आ रहे थे। दूसरा, 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। जो कुछ हड़प्पा स्थल वहां बच गए थे 1900 ईसा पूर्व के बाद भी,
उनकी जो संस्कृति थी उसमें बदलाव आ गया। यानी पहले जो चीजें नहीं थी वो अब होने लग गई। क्या होने लग गई? सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुएं जैसे बाट, मुहर, विशिष्ट मनके, ये सब चीजें अब समाप्त हो गई। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता, ये भी अब समाप्त हो गई। कोई लंबी दूरी का व्यापार नहीं होता था। तो जो कुछ हड़प्पा स्थल यहाँ बचे उनमें ये चीजें देखने को आती हैं। अगली, आवास निर्माण की तकनीक का भी ह्रास हो गया था। जैसे पहले आपने देखा कि कोई भी ग्राउंड फ्लोर पर खिड़की नहीं निकलता था, गली में सबके घर के मुख्य दरवाजे होते थे, कुआं इस तरह से बनाया जाता था कि राहगीर भी उसका प्रयोग कर सके और घर के अंदर के लोग भी उसका प्रयोग कर सकें। तो ये जो तमाम नियम, हर घर में एक बाथरूम होता था, हर घर में एक कुआं होता था, तो ये जो सब चीजें थीं, जो आवास निर्माण के नियम थे, वो नियम जो है अब नहीं रहे, उस तकनीकी में ह्रास होने लग गया और सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। अब कोई भी भंडारागार नहीं बन रहा था, कोई भी हॉल नहीं बन रहा था, अब कोई भी विशाल स्नानागार नहीं बन रहा था। यह बताता है कि पुरावस्तु तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं और जो भी वहां बसावट मिलती है वो एक ग्रामीण जीवन शैली की मिलती है। नगरीय व्यवस्था प्राय वहां से नष्ट होती जा रही थी। इस बदलाव का कारण क्या था? इस बदलाव का कारण जलवायु परिवर्तन था, वनों की कटाई। अब जैसे आप देखते हैं पक्की ईंटें हैं वहां, तो पक्की ईंटें किससे पकाई गई? वो जंगल की लकड़ियों से पकाई गई होंगी। तो व्यापक स्तर पर पक्की ईंटों का प्रयोग है, तो सीधा सा मतलब है कि जंगलों को काटा गया होगा। जब जंगल काटे गए होंगे तो वहां पर मृदा अपरदन हुआ होगा, वर्षा कम हो गई होगी, तो वहां जलवायु परिवर्तन आ गया होगा। ठीक है। और अत्यधिक बाढ़। अब देखो हड़प्पा बस्तियां ज्यादातर नदियों के किनारे बसी हुई हैं और नदियों में आप जानते हो बाढ़ आती है वर्षा की ऋतु में। तो बाढ़ के कारण लोग वहां से इधर उधर भागते हैं, अपना बचाव करते हैं। इसी का एक प्रमाण मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो की जब स्तरों की खोज की गई तो 7 परतों में मोहनजोदड़ो की बसावट मिली है, जो इस बात को बताती है कि बाढ़ आने पर वो लोग वहां से हट जाते थे और फिर दोबारा आकर के उस स्थान को बसा लेते थे। तो आखिर में अब वो लोग तंग हो गए होंगे इस व्यवस्था से और वहां से उसे छोड़ के चले गए। नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, नदियों में पानी की कमी हो जाना या मार्ग बदल लेना, ये भी एक कारण हो सकता है। नदियां तो अपना मार्ग बदलती ही रहती हैं। तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग। अब भूमि जो भी उपजाऊ मृदा रही होगी, उस उपजाऊ मृदा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया होगा, न केवल अपने उपयोग के लिए बल्कि निर्यात वगैरह के लिए भी। एक सुदृढ़ एकीकरण के सभी तत्व जैसे हड़प्पाई राज्य, मोहरें, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृदभांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तन इस तर्क को बल प्रदान करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है, इसको बताते हैं। इस तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो लेसन है 3 पार्ट में थे, ये तीसरा पार्ट था, ये समाप्त होता है। और आप लोगों के जो एग्जाम होंगे, एग्जाम से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी तरह के 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 8 नंबर वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके एग्जाम से पहले। अभी आप इन पाठों को पढ़िए और इनसे जानकारी लीजिए। जय हिंद, राष्ट्र प्रथम।